नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और 5 की बात में आपका स्वागत है। लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चल जाते हैं। कई बार ये अवैध निर्माण की वजह से चलते हैं और कई बार इस पर सवाल भी उठाए जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि मंशा शायद राजनीतिक है। आज भी बुलडोजर चले हैं। पहले तो दिल्ली में चले, जहां संगम विहार इलाके में आज बुलडोजर चले हैं, लेकिन एक पूरी फहरिस्त निकाली गई है उन सभी इलाकों की दिल्ली एमसीडी की तरफ से जहां पर बुलडोजर चलेंगे। और 9 मई को इस फहरिस्त में नाम आता है शाहीन बाग इलाके का, वही इलाका जहां पर हमने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन देखे थे। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि किस तरीके से बुलडोजर चलने की कार्रवाई उन पर भी होती है जो सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। और उनमें से एक हमने जो देखा था पहले कंगना रनौत का मसला था, और अब राणा दंपति पर भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बुलडोजर राजनीतिक बदले का नया हथियार बन गया है? और यही सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आज जो कार्रवाई हुई दिल्ली में, वो दरअसल क्या कार्रवाई थी, उस दौरान क्या हुआ और वहां पर मौजूद जो अफसर हैं वो उसके लिए क्या दलीलें देते हैं। हम इस वक्त संगम विहार की शूटिंग रेंज में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए एमसीडी का अपना ये यहाँ पर जो अवैध निर्माण है वो हटाया जा रहा है। और आप देखिए एमसीडी के जो लोग हैं, दक्षिणी दिल्ली एमसीडी के लोग हैं, यहाँ गन्ने की जूस की दुकान थी, उसे किस तरीके से उसके बोर्ड और ये तंबू खींच के हटाए जा रहे हैं। ये विशेष अतिक्रमण हटाओ ड्राइव एमसीडी की चल रही है दक्षिणी दिल्ली में। और आपको बता दें कि संगम विहार के इलाके में ये शूटिंग रेंज है और उसके आसपास यहाँ पर दुकानें हैं, जूस की दुकान, रेडी पटरियाँ हैं जिनको हटाया जा रहा है। और ये एमसीडी के ट्रक हैं जिसको ये लोग हटा रहे हैं यहाँ पर। वो देखिए गन्ने के जूस वाला है, वो अपना सामान जो है यहाँ से किस तरीके से हटा रहा है और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, आपको वक्त मिला हटाने का सामान? जी नहीं मिला है? नहीं मिला। कितने दिन से लगा रहे थे अपने यहाँ पर? सर मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे फादर लगा रहे थे सर 28 सालों से। 28 साल से ये यहाँ दुकान थी? जी। ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये जाहिर सी बात है अतिक्रमण बोल रहे हैं ये अवैध है, तो आप लोग क्या कुछ पैसे देते थे एमसीडी को? पैसे नहीं सर, ये पर्ची दी थी हमें कुछ दिन पहले, मतलब इस पे पर्ची दी थी, बोला था जब तक दूसरी जगह नहीं मिलेगी तब तक यहीं पे लगेगी आपकी। अशरफ देखिए, अशरफ के हाथ कांप रहे हैं इस वक्त। आप देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। अशरफ घबरा रहे हो? जी सर, घबराएंगे तो है ही सर, इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना सर नुकसान हुआ तो घबराएंगे तो है ही सर। मशीन वगैरह जो थी आपकी सब उठ गए सर, वो उधर गाड़ी में है सर। वो मशीन भी देखिए वो वहाँ पर है। और अशरफ ये बताइए, जब आपके पास ये पर्ची है तो ये कैसे हटा रहे हैं? ये देखिए इसमें लिखा पंजीकरण के लिए पावती रसीद। सर ये हमें दी गई थी, बोला था जब तक मतलब दूसरी जगह नहीं देंगे, ये खुद ही देंगे, मतलब तब तक यहीं पे लगाओ आप। सर इसका कोई मायने नहीं है। मायने नहीं है। तो अशरफ देखिए घबरा करके कांप रहे हैं। इनकी ये दुकान थी 28 साल से। अशरफ तुम्हारी उम्र कितनी है? सर हमारी हो गई 20 साल हो गई। 20 साल, यानी जब पैदा बने हुए तब से इनके बाप यहाँ पर दुकान लगा रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ से ये दुकान हटा ली गई है। तो ये जो एमसीडी के बुलडोज़र हैं, ये चीज़ें हैं, ये गरीबों पर चलती हैं, ठीक है, ये अवैध हैं। लेकिन दिल्ली में और भी बड़ी रईसों की कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अतिक्रमण है पार्किंग के नाम पर और दूसरी चीज़ों के नाम पर अतिक्रमण है, लेकिन वहाँ पर एमसीडी के ये बुलडोज़र, ये एमसीडी के लोग नहीं पहुँचते हैं क्योंकि वो रसूखदार हैं, क्योंकि उनके फ़ोन, उनके रिश्ते बड़े लोगों से, एक वो फ़ोन इनके अधिकारियों को जाता है और ये जो अतिक्रमण हटाने वाली ड्राइव है वो रुक जाती है। और ये देखिए यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र आ गया है। ये बुलडोज़र से देखिए, ये देखिए ढाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये गन्ने की जूस की दुकान है और ये गन्ने के जूस की दुकान, इसको हटाया जा रहा है। ये शूटिंग रेंज है संगम विहार की, जहाँ पर ये तोड़ा जा रहा है। यहाँ डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। ये बुलडोज़र हैं एमसीडी के जो लेकर के आए गए हैं। और ये जो हैं अशरफ, ये देखिए अशरफ हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अशरफ की दुकान है जहाँ पर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली के संगम विहार से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ शूटिंग रेंज पर एमसीडी का बुलडोज़र चल रहा है और ये बुलडोज़र से ये पूरा हटाया जा रहा है। यहाँ पर कई दुकानें हैं, गन्ने के जूस की दुकान, पानी की दुकान, चाय की दुकान है। तो फिलहाल यहाँ पर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और शाहीन बाग जो दिल्ली का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 तारीख को डेमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी और 9 तारीख को दिल्ली पुलिस से काफ़ी
पुलिस बल मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर शाहीन बाग में भी चलाया जाएगा। तो दक्षिणी दिल्ली का ये विशेष अतिक्रमण हटाओ ड्राइव चल रहा है और ये शूटिंग रेंज है जहाँ पर ये जो रेडी पटरी वाले हैं उनकी रेडियां तोड़ी जा रही हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि आपने सुना, कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे वो ये दावा कर रहे थे कि लंबे वक्त से वहां दुकान है उनकी, और उसके साथ ही वो ये भी दावा कर रहे थे कि उन्हें वहां रहने की इजाजत कुछ वक्त के लिए मिली हुई थी। लेकिन आखिर ये पूरी बुलडोजर की जो राजनीति है वो देश के अलग अलग कोनों में हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के, और मुकेश शर्मा साहब हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि जो लेटेस्ट खबर आई थी वो ये थी कि राणा दंपति को बेल तो मिल गई अदालत की तरफ से, लेकिन आज बीएमसी की एक टीम उनके घर पे पहुंच गई। दावा यह है कि वहां पे भी बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहां पर भी अब कार्रवाई होनी पड़ेगी। तो जो पार्टियां यहां दिल्ली में बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठाती हैं, वहीं आप लोगों की सरकार मुंबई में बड़ी ही जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करती है उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ होते हैं। अंजलि जी, एक तो मैं बड़ा साफ कर दूं कि अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अनाधिकृत निर्माण पर यदि बीएमसी कार्रवाई कर रही है तो बीएमसी ने सीधा जाकर बुलडोजर नहीं चलाया है। जैसा मैं रिपोर्ट्स में देख रहा हूं कि राणा दंपत्ति, जिनके पति मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी पत्नी मेंबर पार्लियामेंट है और स्वयं विधायक है महाराष्ट्र में, और उनके राणा दंपत्ति के मकान का बीएमसी सर्वे कर रही है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य हो, अनाधिकृत निर्माण अगर आपको लगता है गैर कानूनी है तो उस पर बाकायदा गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, टाइम टू टाइम, और बाकायदा बीएमसी एक्ट मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन बीएमसी एक्ट में भी प्रोविजन होगा, डीएमसी एक्ट में प्रोविजन है, तमाम हिंदुस्तान के एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप किसी का मकान को बुलडोज करेंगे, इवन देन आप कोई आदमी अतिक्रमण कर बैठा है लंबे समय से, उसको भी बुलडोज करेंगे तो आप उसको प्रायर नोटिस देंगे, आप उससे कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे कि आप कारण बताइए कि आप यहाँ क्यों आपने कब्जेदारी कर रखी है। और जहांगीरपुरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को करना यह साबित करता है कि एमसीडी की कार्रवाई जहांगीरपुरी में पूरे तरीके से दुश्मनी निकालने के लिए की गई थी, गैर कानूनी थी, वरना इस देश की सर्वोच्च अदालत उस पर स्टेटस को नहीं देती। ठीक, मुझे एक बात का दुख है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जहांगीरपुरी के विषय पर जब स्टेटस को दे दिया तो दिल्ली में एमसीडी ने आज जिस तरीके से अशरफ की दुकान को ढाया है, 28 साल से उसके पिताजी वहां दुकान लगा रहे थे, उसके पास एमसीडी का पट्टा है जो एमसीडी ने लिखकर दे रखा है। उस अशरफ की दुकान को गिराने के पीछे कौन सा सेफरन एजेंडा बीजेपी का काम कर रहा है? आलोक जी से पूछते हैं, स्टेटस को का मतलब है एजेंडा सीधा आलोक जी से ही पूछते हैं कि पूरी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि इस तरह की कार्रवाई। चलिए एजेंडा सीधा आलोक वत्स साहब से पूछते हैं। आलोक जी, दिक्कत यह है कि आपकी एमसीडी जो है वो इतने 5 साल से तो बड़े आराम से बैठी हुई थी, और अब जैसे ही 5वां साल आया और जैसे ही इलेक्शंस पास आए तो आपके बुलडोजर बड़ी तेजी से चलने लग गए हैं, और ऊपर से एक तरफ आप लोगों ने एमसीडी के चुनावों को भी रुकवा दिया है। इसमें 2+2 करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, पर आप लोगों के जो बुलडोजर भी चलते हैं वो भी अलग ही होते हैं। वो उनका भी लगता है कि कहीं ना कहीं सोच समझ के उन्हीं इलाकों पर चल रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अंजलि जी, पहले तो मुंबई से शुरू करते हैं। जो नवनीत राणा के घर पे बीएमसी ने जाके अवैध निर्माण कराने की बात की है, क्या इसलिए कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कवायद की थी और कोई कारण था? इतने दिनों से उनका मकान बना हुआ था, तब तो किसी को ख्याल नहीं आया। यह स्पष्ट है कि ये बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है और कोई न कोई लूपहोल निकाल के उनके यहाँ ये होगा। और रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में अतिक्रमण है, इस बात से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है। ये जिस तरीके का निर्माण अभी ढहा जा रहा है, ये साक्षात रोड पर बना हुआ है। ये कोई अनपढ़ गंवार भी बोल देगा कि ये अवैध निर्माण है। और अगर ये कवायद देर या सवेर ही शुरू हुई तो ये तो सफाई अभियान है, और उसके हाथ में जो पर्चा है
वो किस चीज का पर्चा है ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसा कोई पर्चा दे सकता है कि आप रोड पर अपना मकान बना के रहो और हम दूसरी मकान दे देंगे जब तक रोड को ही ब्लॉक करके रखे रहो? मेरे समझ से ये पर्चा किसी और चीज का है जिसका स्पष्टीकरण आपको लेना चाहिए कि पर्चा है किस चीज का। और रही बात कि अगर ये सब अवैध निर्माण हटा के रोड को साफ सुथरा किया जा रहा है तो आवागमन सही होगा, कोई भी आदमी इस तरीके का निर्माण का साथी नहीं होगा। और ये चूंकि एक मुस्लिम का नाम आ गया इसमें, तो आपने इस पर यह इंगित कर दिया कि मुस्लिम बाहुल इलाका। मैं आपको बता दूं, शाहीन बाग पे भी तो 9 मई की तारीख निकली हुई है ना। संगम, अंजलि जी, संगम बिहार से मैं भली भांति परिचित हूं। वहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा, 15% से ज्यादा नहीं है। हाँ, शाहीन बाग में है, लेकिन शाहीन बाग में भी मेरी लोगों से बात हुई, मेरे इष्ट मित्रों से। वहां जाकर आप देखिए या अपने एजेंसी को भिजवाइए, वहां लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा था जमुना खादर के रोड की तरफ, वो खुद ही सब पहले से अंदर खींच रहे हैं। ठीक है, दे आर पुलिंग द स्टफ इनसाइड बिकॉज दे नो कि वहां पर उन्होंने अवैध ढंग से बढ़ा ली है अपनी जगह। चलिए, तो आप कहते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सबके साथ हो रही है, सबके खिलाफ हो रही है। चलिए, हमारे साथ विजय कृष्ण साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि नेता हैं शिवसेना के। शुक्रिया जुड़ने के लिए। विजय जी, बीजेपी तो कहती है कि दिल्ली का बुलडोजर जो चलता है वो धर्म को देख करके नहीं चलता। मैं आपके पास भी आऊंगी मुकेश जी, पहले विजय जी से एक सवाल पूछ लें। लेकिन आपके यहाँ जो बुलडोजर चलता है बीएमसी का, वो पार्टी की सदस्यता देख के चलता है, कंगना रनौत पर चलता है, वो राणा दंपति के लिए खतरा बनता है, सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है बीएमसी का अतिक्रमण हटाने के लिए, अवैध जो कंस्ट्रक्शन है वो तभी होता है जब आपको सूट करता है। फिर उन लोगों को पहले तो आप थोड़ा मकान निर्माण करके दीजिए। आप नवनीत राणा जी के घर के बारे में बता दिया। नवनीत राणा जी के घर देखे तो वो बहुत बड़ा इमारत है, इसमें वायलेशंस होने की संभावना है। लेकिन अगर वो घर नवनीत राणा जी अगर खो गए तो वो और एक घर लाएंगे। लेकिन आपने जो साइंटिस्ट को निकाल रहे हैं वो गरीब लोग हैं। अगर जहांगीरपुर में राइट्स हुआ तो जो राइट्स वो गुनहगार है उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप पेट में दर्द दे रहे हैं लोगों को, आप पेट में दर्द मत दीजिए। आप अगर तो एक इंसान का घर निकाल रहे हैं तो ये क्या पाप नहीं है? आप ये समझिए, घर देख के घर निकालिए। आप आज आके प्रधानमंत्री जी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए यूरोप पूरा यूरोप जा रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली में क्या रहे, लोगों का मकान निकाल रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा बाबा क्या करते हैं, विचक्षणा भी नहीं है बीजेपी को। हम क्या आपसे पूछ सकते हैं? बुलडोजर राजनीति नहीं चलेगा, लोग उसको नकारते। ठीक है, चलिए, मैं ये बुलडोजर राजनीति चलेगी नहीं, ये आप सब कह तो रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, अब लगता है कि सीबीआई और ईडी के बारे में लोग ऐसा कहते थे कि ये पॉलिटिकल टूल्स हैं, लेकिन अब एमसीडी और अलग जो कॉरपोरेशंस हैं उनके बुलडोजर भी अब पॉलिटिकल टूल्स बन रहे हैं। देखिए अंजलि जी, मैं आलोक जी को सुन रहा था, पता नहीं इनको जानकारी है नहीं है। दिल्ली का जो लुटियन जोन है, जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसको आजकल लोक कल्याण मार्ग या क्या कहा जा रहा है मुझे नहीं पता, वहां पर लुटियन जोन्स में जितनी सरकारी एमपीज की कोठियां हैं, 90% कोठियों के अंदर अनाधिकृत निर्माण हो चुका है। क्या कोई बीजेपी का नेता, सीपीडब्ल्यूडी का कोई अफसर हिम्मत जुटा पाएगा लुटियन जोन की किसी कोठी के अंदर घुसकर कि उसको बुलडोज कर सके? क्या जो नई दिल्ली एरिया है, जो लुटियन जोन है, उसके अंदर जो अतिक्रमण है, क्या कोई अफसर हिम्मत जुटा पाएगा उसको हाथ लगाने की? क्या दिल्ली की सड़कों पर जो पुलिस चेकपोस्ट, पुलिस बूथ बने हुए हैं, सड़कों के ऊपर, बिल्कुल सड़कों के ऊपर, और उनके साथ लगे हुए हैं, क्या कोई हिम्मत जुटा पाएगा? नहीं। एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, जब तक सर्वोच्च न्यायालय जहांगीरपुरी पर निर्णय ना दे दे, दिल्ली में डेमोलिशन ड्राइव करके एमसीडी जबरदस्ती अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। एक एक्शन दिखाया जा रहा है दिल्ली के लोगों को, ठीक, कि हम ये कर सकते हैं, और ड्रामा दिखाकर अवैध रूप से चलिए, मेरे पास वक्त कम है मुकेश जी, धन की वसूली कर रही है। मेरे पास वक्त कम है। वत्स साहब, आपका जवाब 1 मिनट के अंदर चाहेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन छोटा सा मैं विजय जी से भी लेना चाहूंगी।
मैं मुकेश शर्मा जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो लुटियन जोन में अवैध निर्माण हुआ है वो कांग्रेस के लोगों ने कितने प्रतिशत किया हुआ है? अरे हुआ या नहीं हुआ ये बताइए आप, छोड़िए आप इस बात को यार। आपकी हिम्मत है, गिराइए आप उसको, हिम्मत है तो कोई हिम्मत है किसी अफसर में कोई घुस जाए लुटियन जोन में? आप इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? आपको अनाधिकृत निर्माण के मायने नहीं पता क्या? आप अनाधिकृत निर्माण कितना किया आपने? वो चीज नक्शे के अलावा बनी है। पीएम हाउस के अंदर अनाधिकृत निर्माण है, छोड़िए आप। आपने कितना निर्माण किया है? वहां जितना भी अवैध निर्माण है वो कांग्रेस की देन है। अरे आप गिराओ ना, आप में हिम्मत है तो हाथ लगाओ। आप पैसे खाते हैं बीजेपी के लोग अवैध निर्माण कराने के, चलिए एनक्रोचमेंट कराने के पैसे खाते हैं। चलिए मुकेश जी, वत्स साहब आप कहते हैं कांग्रेस की देन है, देन चाहे किसी भी सरकार की हो, लेकिन अभी उस इलाके में सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी का काम चलता है, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले सकते हैं? लेंगे। अब इन्होंने पॉइंट आउट किया, देखिए वहां भी ये ड्राइव शुरू होगा, सब जगह जाएगा। कांग्रेस वालों को बहुत, अरे किसमें हिम्मत है कोई हाथ लगा दे यार। ये देखेंगे। खैर विजय जी, लुटियन जोन का नक्शा बदल दिया लोगों ने यार, इन वीआईपी विजय जी लोगों ने। चलिए जाते जाते आपसे मैं उनके पेट पर लात मार रहे कभी भी नहीं बदलेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में भैर रखना, हिंदी है हम। अगर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ गया तो सभी लोगों को आप रक्षा दीजिए। आप इसमें लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने से आप फेल होते हैं, लेकिन कुछ तुष्टीकरण करने के लिए यह गैर कानूनी काम है। मैं कह रहा हूं, जो लोगों को आप घर निकालते हैं, घर का चाबी देके सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा लगाते हैं, आप उसको आश्वासन दीजिए। लेकिन ये सब होता है, बीजेपी है बकवास, बीजेपी में नहीं है विश्वास। ये बुलडोजर राजनीति कृपया बंद कीजिए। चलिए, बुलडोजर राजनीति आप कहते हैं बंद कीजिए, लेकिन आपके भी बुलडोजर चलते हैं, शिकायत वहां पे भी आती है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया आपका। उम्मीद यही करते हैं कि कार्रवाई हो, अगर कुछ अनाधिकृत है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन एक जो न्यायगत और जो कानून के तरीके से किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, उस पर नजर रखी जाए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 12 दिन के बाद जेल से आखिरकार छूटी नवनीत राणा। नवनीत राणा और उनके पति को आखिरकार अदालत से जमानत मिल गई है और 12 दिन बाद वो जेल से रिहा हो गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर पुलिस ने उन दोनों पर राजद्रोह और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक वो दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि किसी तरह से भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इस मामले में मीडिया से भी बात करने की मनाही है और जांच में सहयोग करने को कहा गया है। और यह भी बताया गया है कि शर्तें अगर नहीं मानी तो उनकी जमानत रद्द भी की जा सकती है। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुनील सिंह। सुनील, जो रिहाई अब हो रही है, उनको 12 दिन के बाद घर जाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल अंजलि, उनकी मुश्किलें कहीं से भी खत्म होती नहीं दिख रही है। और आपको बता दूं कि आज रिहाई भी उनकी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि अभी तक रिलीज ऑर्डर मिला नहीं है। दरअसल उनका जुरिडिक्शन जो आता है वो सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है, तो बोरीवली कोर्ट से
उन्हें जाके रिलीज ऑर्डर लेना है, जबकि जो सत्र न्यायालय है वो दक्षिण मुंबई का कोर्ट का था और ये है उत्तर उपनगर का। तो अभी तक रिलीज ऑर्डर ही नहीं ले पाए हैं। रिलीज ऑर्डर लेकर जब जेल में देंगे तब जाकर वहां से रिलीज हो पाएगी। लेकिन चूंकि जो समय होता है जेल का, भायखला जेल का जैसे 5:30 बजे का समय है कि बक्सा खुलेगा, तो 5:30 के पहले उन्हें रिलीज ऑर्डर लाना था। लेकिन अब तक चूंकि उसमें कामयाबी नहीं मिली है, तो लगता नहीं है कि आज राणा दंपति, न तो नवनीत राणा ही और न ही रवि राणा, जो कि नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है, दोनों निकल पाएंगे। यानी मुश्किलें, जमानत मिल जरूर गई है लेकिन बाहर निकलने में भी अभी आज नहीं निकल पाएंगे, वो शायद कल निकलें। और उसके बाद भी जिस तरह से शर्तें लगाई गई है उनके लिए राह बहुत आसान नहीं है, कई प्रतिबंध है जिसका कि उन्हें मानना पड़ेगा। जी, इसके अलावा कुछ और कार्रवाई बीएमसी की तरफ से, उसका भी खतरा बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो लड़ाई है दरअसल केंद्र बनाम राज्य की है और जिस तरह से केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का इस्तेमाल होता है, वैसे ही राज्य सरकार पर पुलिस और बीएमसी के दुरुपयोग का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जैसे कुछ भी मामला इस तरह का होता है तो चाहे नारायण राणे हो, चाहे मोहित कंबोज हो, तुरंत जो है कि बीएमसी की नोटिस जाती है कि आपके घर में कुछ अवैध कुछ निर्माण हुआ है। ठीक वही रवैया इसमें भी अपनाया गया और बीएमसी ने नोटिस दे रखी है राणा दंपति को कि आपके घर में अवैध निर्माण हुआ है जिसका कि हमें इंस्पेक्शन करना है। आज बीएमसी की टीम उनके घर पर गई भी थी, लेकिन शायद घर बंद था, चूंकि दोनों फिलहाल जेल में है, इसलिए बीएमसी की टीम घर में नहीं जा पाई। 10 मिनट के बाद लौट आई। लेकिन ये जरूर है कि आगे वो फिर से जाएंगे और इस तरह की कुछ अवैध कार्रवाई, अवैध निर्माण हुआ होगा तो बिल्कुल उसके लिए फिर से नोटिस दी जाएगी। यानी सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं हुई है, अवैध घर में अवैध निर्माण की बात भी उनके खिलाफ है। यानी अभी बीएमसी का भी एक नोटिस पेंडिंग है, जो कार्रवाई है जो आगे चल के उनको हो सकती है। और साथ में आगे भी जो पुराने केसेस हैं वो भी शायद खोले जा सकते हैं राणा दंपति के खिलाफ, क्योंकि खुद नवनीत राणा के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं और रवि राणा के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। जैसे हमें बता रहे थे कि मुश्किल अभी राणा दंपति की खत्म नहीं हुई है, पुराने कई मामले हैं जिनका खतरा है कि वो भी खोले जा सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राज ठाकरे का ऐलान, लाउडस्पीकर पर आजान का जवाब लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा से देते रहेंगे एमएनएस कार्यकर्ता, उन्होंने कहा। मुंबई में पुलिस के कड़े बंदोबस्त और धरपकड़ के दावे के बावजूद कुछ इलाकों में मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप, इसके अलावा नवी मुंबई के आयरोली में जामा मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने गए एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। भिवंडी में भी एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। इससे पहले कल मुंबई पुलिस ने कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया था। औरंगाबाद में भाषण के मामले में भी राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस पूरे विवाद को लेकर राज ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर हटाए जाने तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद 132 मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर आजान हुई है, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस एक साथ 365 दिन की इजाजत कैसे दे सकती है। ये उन लाउडस्पीकर के लिए कह रहे थे जिनको हाल ही में मुंबई पुलिस ने इजाजत दी। उनका कहना है कि हमें हर दिन के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। त्योहार, उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहार हो तो चलता है, लेकिन 365 दिन के लिए कैसे ये इजाजत है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, ये उनका दावा है। मंदिरों पर भी अवैध लाउडस्पीकर हो तो उसे भी उतारिए। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। तो महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के विवाद को लेकर लगातार एमएनएस और शिवसेना आमने सामने हैं।
अब राज ठाकरे ने एक ट्वीट के जरिए शिवसेना पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है जिसमें बाल ठाकरे लाउडस्पीकर्स की ही बात कर रहे हैं। बाल ठाकरे ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। मुंबई में आजान बनाम हनुमान चालीसा के साथ साथ एक बार फिर बाल ठाकरे के उत्तराधिकार की लड़ाई दो भाइयों में तेज होती नजर आ रही है। हालांकि इसका जवाब खुद शिवसेना की तरफ से भी एक वीडियो के तौर पर ही दिया गया है जिसमें बाल ठाकरे कहते हैं कि नकल करो लेकिन विचार भी होना चाहिए। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। और अब रुक करते हैं दिल्ली की खबर का। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में एक 77 साल के बिल्डर की हत्या का मामला सुलझा लिया है। ये पूरा केस सीसीटीवी फुटेज और एक मेट्रो कार्ड की मदद से सुलझाया गया। हत्या के आरोपी में 2 नाबालिग लड़के हैं जिनमें एक नाबालिग मृतक बिल्डर के यहां 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम कर चुका है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जैसे ही इस नाबालिग ने मंगलवार को अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, दिल्ली पुलिस को अलर्ट मिला और वो पकड़ा गया। इसके साथ ही हत्या का एक मामला सुलझ गया। इस नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या और लूट में शामिल इसके दूसरे नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया। जब हम सीसीटीवीज का एनालिसिस कर रहे थे तो 2 बातें बड़ी प्रमुख रूप से उभर के आई। एक तो ये कि ये लोग एक दिन पहले भी आए थे और फिर हमने इनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया मेट्रो में, और उसमें डीएमआरसी का सहयोग हमें मिला। जैसे ही हमें पुख्ता लगा कि ये राजीव चौक की तरफ गए हैं तो वहाँ पे फिर इनको डीएमआरसी की मदद से दबोचा गया। 77 साल के बुजुर्ग बिल्डर रामकिशोर अग्रवाल की हत्या उनकी इसी कोठी में चाकू से गोदकर रविवार सुबह कर दी गई थी। पुलिस को जांच में कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिनसे इस मामले की कड़ियां जोड़ी गईं। जांच में पता चला कि दोनों नाबालिग रविवार रात करीब 10 बजे अपनी बाइक रामकिशोर की कोठी के बाहर पार्क कर गए। फिर दोनों मेट्रो से सिविल लाइंस नई दिल्ली होते हुए समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अगले दिन सुबह तड़के दोनों ऑटो से सिविल लाइंस आए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बाहर खड़ी अपनी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच की जिनसे आरोपियों के मेट्रो का रूट पता चला और मेट्रो कार्ड के डिटेल्स मिल गए। मंगलवार को जैसे ही एक नाबालिग ने राजीव चौक पर अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया, वो पकड़ा गया। नाबालिगों ने 2 दिन पहले ही वारदात के लिए अपाचे बाइक वजीराबाद से चोरी की थी। इनमें से एक नाबालिग रामकिशोर अग्रवाल के यहाँ 1.5 साल पहले साफ सफाई का काम करता था। उसके पिता भी यहाँ गाड़ी चलाते थे। पहले वहाँ काम करता था जहाँ से कि उसे एक एलिगेशन के तहत वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर उसे वहाँ पर आइडिया था कि इसमें यहाँ कौन सी जगह है, जो मृतक हैं वो कितने बजे उठते हैं, उनका एक सेट शेड्यूल है कि 5:30 बजे के आसपास उठ के दरवाज़ा खोल देते हैं। साथ ही उसे ये अंदाज़ा था कि किस कबोर्ड में, जो ड्रेसिंग रूम के कबोर्ड्स हैं, उसमें पैसे होते हैं। पुलिस के मुताबिक लूट के 11 लाख रुपए कुछ विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। नाबालिगों ने लूट के पैसे से एक स्मार्टफोन लिया, अपने रूम का रेंट दिया और एक नाबालिग ने सीपी में टैटू बनवाया। नाबालिगों ने बाइक चोरी करने के तरीके यूट्यूब से सीखे थे। वारदात करने के बाद नाबालिगों ने वो हर तरीका अपनाया जिससे वो पुलिस से बच जाएं, लेकिन कहते हैं कि अपराधी वारदात के बाद कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे पुलिस उन तक पहुंच जाए। यहाँ भी मेट्रो कार्ड का प्रयोग अपराधियों के लिए मुश्किल बन गया और वो पकड़े गए। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि बढ़ती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ने दिया लोगों को कौन सा नया झटका।
आरबीआई ने आज रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसे बढ़ाकर 4 से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 8 अप्रैल को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के दौरान रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया था। इसे 4% पर ही बरकरार रखा था। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले लोन सस्ते हो जाएंगे और रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि वो महंगे हो जाएंगे। तो रेपो रेट कम होने से होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह सभी सस्ते हो जाते हैं। आरबीआई के ऐलान के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 1300 अंकों से ज्यादा नीचे चला गया और निफ्टी भी 390 अंकों की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। Inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. और इस साल देश में गेहूं का उत्पादन पहले अनुमानित 1110 लाख मीट्रिक टन की जगह 1050 लाख मीट्रिक टन ही रहने का अनुमान है, यानी करीब 60 लाख टन कम। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कमी पहले से ही देखी जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने खाद्य सचिव सुधांशु पांडे से बात की। मेरे साथ खाद्य सचिव सुधांशु पांडे है। पहला सवाल है, इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया 28 अप्रैल से, उसका कितना असर पड़ा है भारत में एडिबल ऑयल मार्केट पर और क्या जो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, एडिबल ऑयल मार्केट में इंडिया का मिक्स्ड रिएक्शन आप देखेंगे। कुछ तेल हैं जो डोमेस्टिक तेल हैं, उनके दाम इस पीरियड में गिरे भी हैं और कुछ जो पाम ऑयल ख़ास तौर से वहाँ से आता था उसका चूंकि स्टॉक्स अवेलेबल था तो उसके दाम के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया का वो बैन टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो जाएगा और ऑयल के प्राइसेस फिर गिरने की तरफ जाएंगे। तो बीच में स्पेकुलेशन की वजह से वनस्पति महंगा हो गया था, उदाहरण। जी, क्योंकि वनस्पति में पाम ऑयल यूज़ होता है। जी, तो जिसमें पाम ऑयल यूज़ होता है वहाँ पे स्पेकुलेशन है मार्केट में थी, लेकिन अब मार्केट को ये भी पता है कि ये दाम बैन हटने के बाद गिरेगा, तो अब ये दाम आप गिरने की तरफ देखेंगे। गेहूं को लेकर भी एक बहस चल रही है कि क्या ये सही वक्त है एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रशिया और यूक्रेन से करीब 30% ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट में उनका हिस्सेदारी थी। युद्ध की वजह से शॉर्टेज है वहाँ पर, उसका इम्पैक्ट भारत में गेहूं की कीमतों पर पड़ रहा है। देखिए, गेहूं की कीमतों की वजह से ही फार्मर्स को इस बार अच्छे प्राइस मिले हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स ने परचेज किया है वो किसान से डायरेक्टली परचेज किया है, तो इंडियन फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है। और जून से जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ का वीट, अर्जेंटीनिया का, ऑस्ट्रेलिया का, वो वीट मार्केट में आ जाता है। इसीलिए इंडियन ट्रेडर्स ने जून तक के कॉन्ट्रैक्ट अपने एक्सपोर्ट करने के किए हैं और वो करीब 40। और अब खबर पंजाब से, जहां गुरदासपुर के बिजलीवाल गांव में एक स्कूल बस में आग लग गई। इसमें सवार 7 बच्चे जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गेहूं की कटाई के बाद खेतों में आग लगाई गई थी जो सड़क तक पहुंच गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही स्कूल बस इस आग की चपेट में आ गई। लोगों ने बस में सवार बच्चों को तेजी से बाहर निकाला, लेकिन 7 बच्चे फिर भी जख्मी हो गए। इस आग में बस पूरी तरह से जल गई। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी।